हेलो, वेलकम यू ऑल टू अफबाउ। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में जो प्रिलिमिनरी पार्ट होता है वो 400 मार्क्स का है। उसमें 300 मार्क्स का तो सब्जेक्टिव पेपर मतलब केमिस्ट्री आता है एमसीक्यू, और बाकी जो 100 मार्क्स है दैट इज़ फॉर जीएस पोर्शन। और जीएस पोर्शन में इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का बहुत छोटा सा एक हिस्सा है एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री, विच वी विल कवर इन दिस लेक्चर। अब एनवायरनमेंट का मेजर एक्सेसिबल कंपोनेंट्स क्या है? एक है एटमॉस्फेयर अप टू अबाउट। अच्छा, और एक बात, ये जो 100 मार्क्स का जीएस का पार्ट आएगा, ये कोई यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम तो है नहीं कि इसके लिए एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको फेस करना पड़ेगा। ये है जीएसआई का फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप बस जितने भी फैक्ट्स है उनको याद रख के जाइएगा, दैट विल बी इनफ फॉर दिस एग्जाम। सो एटमॉस्फेयर क्या है? अप टू अबाउट 1600 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। जनरली अर्थ सरफेस हम सी सरफेस को बोलते हैं, जो ओशन सरफेस या सी सरफेस होते हैं वहाँ से 1600 किलोमीटर तक जितने भी एलिमेंट्स हमको मिलेगा उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। मेजर कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ये है मेजर पार्ट। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये है माइनर। अब देखिए, आपको पता होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, यह है आपका नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। इनमें से बस आर्गन का हमने माइनर में रखा है, बाकी जितने भी नोबल गैसेस हैं जैसे अदर नोबल गैसेस इधर देखिए ये ट्रेस कंपोनेंट्स में रखा गया है। तो एक साल में जीएसआई में क्वेश्चन आया था कि एटमॉस्फेयर में कौन सा इनर्ट गैस हाईएस्ट क्वांटिटी में है, तो क्या होगा आंसर? आर्गन। एटमॉस्फेयर का मास कितना है? 5 इंटू 10⁻15 टन्स। एक टन मतलब कितना? 10⁻3 kg और 1000 kg। सो मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन सा है? मेजर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर। माइनर कंपोनेंट्स में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और NOx। NOx मतलब नाइट्रोजन का जितने भी ऑक्साइड्स है, SOx मतलब सल्फर का जितने भी ऑक्साइड्स है, एंड अदर नोबल गैसेस, दोज आर कंसिडर्ड एज ट्रेस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोस्फीयर। 7.5% of Earth's surface is hydrosphere. नेक्स्ट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? सॉलिड क्रस्ट। अर्थ के ऊपर जितना सॉलिड क्रस्ट है दैट इज कंसिडर्ड एज लिथोस्फीयर। एंड अदर इज बायोस्फीयर, विच इज नथिंग बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन कॉन्टेक्ट विथ अदर थ्री। मतलब हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमोस्फीयर के साथ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्टेक्ट में है इंक्लूडिंग अस आर कंसिडर्ड एज बायोस्फीयर। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस as a result of human activities are called environmental pollution caused by chemical agent के वजह से हो सकता है, physical agent के वजह से, और the third reason is biological agents। chemical agents में क्या क्या है? gases, pesticides and particulates। physical agents में heat, noise and radiation। और बायोलॉजिकल एजेंट्स में इन मोस्ट ऑफ द केसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ एग्जांपल्स एनवायरमेंटल पोल्यूशंस के। 1952 में लंदन स्मॉग वेयर 4000 पीपल डाइड। 1953 से 60 तक जापान में मिनामाटा डिजीज, रीजन क्या था? मरकरी, इसके नाम आपने सुना होगा। और 1984 में इंडिया के भोपाल में गैस ट्रेजेडी, रीजन क्या था? मिथाइल आइसोसायनेट। मिथाइल आइसोसायनेट का फॉर्मूला क्या है? CH3NCO। दिस इज कॉल्ड मिथाइल आइसोसायनेट। Next is contaminant. Naturally does not occur but introduced by human activity in nature. For example, H2S2O7, इसको हम ओलियम भी बोलते हैं, which is also called pyrosulfuric acid। तो कॉन्टामिनेंट्स और पॉल्यूटेंट्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कॉन्टामिनेंट नेचुरली डज नॉट ऑकर, नेचुरली ऑकर नहीं करता है, ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से आता है। अब सोर्स क्या है, सिंक क्या है, रिसेप्टर क्या है और TLV क्या है? सोर्स क्या है? फ्रॉम विच पॉल्यूटेंट्स और कॉन्टामिनेंट्स ओरिजिनेट, जहाँ से ओरिजिनेट होता है पॉल्यूटेंट्स या कंटामिनेंट्स। सिंक क्या है? विच कंज्यूम्स द पॉल्यूटेंट और कंटामिनेंट, मतलब पॉल्यूटेंट्स या कंटामिनेंट्स जहाँ पे कंज्यूम हो जाते हैं, जो चीज़ पॉल्यूटेंट्स या कंटामिनेंट को एब्जॉर्ब कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओशंस आर ए वेरी गुड सिंक फॉर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड।
और मार्बल स्टोन जिस केमिकल फॉर्मूला है CuCO3 इज ए वेरी गुड सिंक फॉर H2SO4। ये H2SO4 कौन सा है? एसिड रेन का एक कंपोनेंट है। और रिसेप्टर क्या है? एनीथिंग दैट इज अफेक्टेड। रिसेप्टर और सिंक में डिफरेंस आप ध्यान में रखिएगा कि रिसेप्टर है, हम लोग भी जैसे रिसेप्टर है, वी एज ए ह्यूमन बींग अफेक्टेड होते हैं पॉल्यूटेंट से और कंटामिनेंट से, so we are receptors, we are not sink. So anything that is affected by pollutants or contaminants are known as receptors. Next, threshold limit value. ये क्या है? TLV, permissible limit of a pollutant in atmosphere to which a healthy worker can be exposed for 8 hours a day or 40 hours a week विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट्स। आप एक हेल्दी वर्कर को 8 आवर्स ए डे या 40 आवर्स ए वीक फॉर होल लाइफ टाइम विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट टू हिज और हर बॉडी एक पॉल्यूटेंट के कितने लिमिट तक एक्सपोज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 40 ppm. Threshold limit value of CO2 is 5000 ppm. और TLV of poisonous gas, for example phosgene. Phosgene क्या है? COCl2. This is phosgene. TLV of phosgene is only 0.1 ppm. मतलब ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और फैटल है। नाउ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या है? उसके पहले सी लेवल से एटमॉस्फेयर का कितने लेयर होते हैं वो हम जान लेते हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड होमोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या है? अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। अबाउट 10 किलोमीटर। इट कॉन्टेन्स 80% ऑफ टोटल मास ऑफ एयर। डिक्रीज इन टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फियर में जब हम सी लेवल से 10 to 12 किलोमीटर तक, मतलब इसके लिमिट तक हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर का ग्रेजुअल डिक्रीज होता है। और ये 10 to 12 किलोमीटर खत्म होने के बाद, मतलब जहाँ पे ट्रोपोस्फियर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फियर शुरू होता है, वहाँ पे हम उस वर्चुअल लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। एंड एयर पोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ट्रोपोस्फियर में जितने भी पोल्यूशंस होते हैं दोज आर कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो देखिए, बस ये 2 लाइन से आपको कितने MCQ पूछा जा सकता है कि ट्रोपोस्फियर का लेवल कितना है। आंसर होगा 10 to 12 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। यहाँ पे टोटल मास ऑफ एयर के कितने % रहता है? 80% एग्जिस्ट करता है एयर का। टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर। और एयर पोल्यूशन कहाँ पे माना जाता है? मेनली ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, मेसोस्फियर में, ऐसा ऑप्शन दिया जा सकता है। तो आंसर विल बी एयर पोल्यूशन इज कंसिडर्ड इन ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फियर, 10 to 50 किलोमीटर। ये फ्रॉम सी लेवल नहीं होगा, ये होगा फ्रॉम ट्रोपोपॉज। ट्रोपोस्फियर जहाँ पे खत्म होता है उस वर्चुअल लाइन को हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं, और उस ट्रोपोपॉज से 50 किलोमीटर लेवल तक इज कंसिडर्ड एज स्ट्रेटोस्फियर। हियर ओजोन लेयर एग्जिस्ट। पृथ्वी का होता है ओजोन लेयर, वो एग्जिस्ट करता है। और ओजोन लेयर डिप्लीशन आल्सो ऑकर्स। इंक्रीज इन टेम्परेचर, यहाँ पे देखिए ट्रोपोस्फियर के साथ, ट्रोपोस्फियर में ऑल्टीट्यूड के साथ साथ टेम्परेचर का डिक्रीज होता था, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में इंक्रीज होगा टेम्परेचर का अप टू 270 केल्विन, 270 केल्विन मैक्स। यूवी एब्जॉर्प्शन होता है, ओजोनोस्फियर इसको कहा जाता है ऑल्सो। नेक्स्ट मेसोस्फियर, 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर इज कंसिडर्ड एज मेसोस्फियर। रैपिड डिक्रीज होता है टेम्परेचर का यहाँ पे, और जो वर्चुअल लाइन पे ये एटमॉस्फेरिक लेवल खत्म होता है उसको हम मेसोपॉज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट थर्मोस्फियर, अबव मेसोस्फियर इज थर्मोस्फियर एंड कंटिन्यूअस राइज इन टेम्परेचर। अब देखिए, थर्मोस्फियर के ऊपर कुछ नहीं है कि इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर तक। मेसोपॉज जहाँ पे होता है, मेसोस्फियर के ऊपर से बाकी पूरे एटमॉस्फेरिक लेवल जो 1600 किलोमीटर तक एग्जिस्ट, उसको हम थर्मोस्फियर बोलते हैं। और थर्मोस्फियर एक कंटिन्यूअस राइज इन टेम्परेचर होता है। देन होमोस्फियर, होमोस्फियर एज सच एटमॉस्फेरिक कोई अलग लेवल, ये है फ्रॉम सी लेवल टू 80 किलोमीटर। मतलब होमोस्फियर के अंदर ट्रोपोस्फियर भी आता है, स्ट्रेटोस्फियर भी आता है और मेसोस्फियर भी आता है। क्यों इसको होमोस्फियर कहा जाता है? क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस एग्जिस्ट्स हियर। 99.9% ऑफ ऑल एटमॉस्फियर इज नथिंग बट होमोस्फियर। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ एंड ड्राई एयर। नाइट्रोजन इज द
Most abundant component of pure and dry air, which exists 78.1%. Oxygen 20.95%, argon 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.032%. अब देखिए आर्गन के कंपैरिजन में हीलियम 5.2 ppm, नॉन 18 ppm, क्रिप्टॉन 1 ppm. अब ppm मतलब क्या? ppm मतलब mg लीटर, इसको हम ppm बोलते हैं. नहीं तो कभी mg पर kg, इसको भी हम ppm के प्रेजेंट करते हैं. और अगर आप कंपेयर करना चाहे कि परसेंट के साथ ppm का रिलेशन क्या है, that will be 1% equals to 10,000 ppm. So 10 to the power 4 ppm. तो आप समझ सकते हैं कि नियॉन, क्रिप्टॉन, ये जो बाकी के इनर्ट गैस है, वो आर्गन के कंपैरिजन में कितना कम एग्जिस्ट करता है. हाइड्रोजन इज वेरी लाइट गैस, सो हाइड्रोजन बहुत कम कंसेंट्रेशन में एग्जिस्ट करता है, 0.5 ppm. कार्बन मोनोऑक्साइड 0.1 ppm. नाइट्रस ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस, इट इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस. इसका क्वांटिटी है 0.25 ppm. ओजोन 0.02 ppm. SO2 0.001 ppm और मीथेन 1.3 ppm. मीथेन कहाँ पे मिलता है हमें? स्वैम्प और मार्शेज में. अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इज जेनरली नॉट कंसिडर्ड एज पॉल्यूटेंट, लेकिन जब उनका कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन 2 × 10⁻⁻4 ppm हो जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड विल बी कंसिडर्ड एज ए पॉल्यूटेंट. और कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में 10⁻⁻4 ppm से ज़्यादा कंसेंट्रेशन होने पे हम उसको पॉल्यूटेंट के तौर पे कंसिडर करते हैं. Now which are primary pollutants and which are secondary pollutants? Emitted directly from sources and as such. For example, particulate matter such as ash, smoke, dust, fumes, etc. are considered as primary pollutants. Sulfur dioxide, carbon monoxide, H2S, nitric oxide, CXHY क्या है? Hydrocarbons. This is hydrocarbon. And radioactive substance, ये सब है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो कि डायरेक्टली होता है सोर्स से एंड रिमेन्स एज सच. सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर फॉर्म्ड व्हेन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट्स केमिकली. प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आपस में या तो फिर एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट से जब केमिकली रिएक्ट करता है तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स फॉर्म होता है. फॉर एग्जांपल SO3, ओजोन, PAN क्या है? परऑक्सी एसाइल नाइट्राइड, aldehyde, ketone, sulfates and nitrate salts. For example, NOx मतलब नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड अगर हाइड्रोकार्बन से मतलब CXHY सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करे तो परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट तैयार होता है. परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट का फॉर्मूला है CH3COONO2. दिस इज परऑक्सीएसाइल नाइट्रेट. कुछ गैसियस पॉल्यूटेंट्स के बारे में डिटेल्स में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड. इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अगर हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड जेनरेट करता है, या तो फिर फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक एक्टिविटीज या वॉल्केनिक इरप्शंस में भी कार्बन मोनोऑक्साइड का जेनरेशन होता है. कैपेसिटी टू बाइंड विथ RBC, रेड ब्लड कर्पसल्स, is greater than 200 times than of oxygen. इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड is very harmful और इवन फेटल टू आवर हेल्थ, बिकॉज हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के बाइंड करने का जो कैपेसिटी है उससे 200 गुना ज्यादा कैपेसिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड के. TLV मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू इज 40 ppm और 100 ppm से ज्यादा कंसेंट्रेशन में, ज्यादा CO कंसेंट्रेशन में अगर कोई लिविंग बीइंग रह जाए तो उसे एक्यूट ऑक्सीजन स्टर्वेशन हो सकता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एनोक्सिया और एस्फिक्सिएशन. कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंक क्या है? सॉइल में जो माइक्रोब्स रहते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कंज्यूम कर सकता है. OH रेडिकल, ये रेडिकल है, ओके. पर हाइड्रोक्सी रेडिकल आर ऑल्सो सिंक ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. रेस्पिरेशन, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये कंप्लीट कंबस्शन है. हाफ कंबस्शन या इनकम्प्लीट कंबस्शन नहीं है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है. कंप्लीट कंबस्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है. सो रेस्पिरेशन, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल एटसेट्रा, high concentration etc. are the sources of carbon dioxide. High concentration causes somewhat asphyxiation
मोर एडवर्स इफेक्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। सिंक क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का? ओशन एंड फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज SOx मतलब सल्फर का जितने भी ऑक्साइड्स है। SO2 and SO3 sulfur dioxide and sulfur trioxide are common. SO2 source is volcanic eruption. 6% of all SO2 is generated by volcanic eruption. Human activities are also their sources. So SO3 is SO2 plus O2 मतलब SO2 reaction by photocatalytic or catalytic. SO3 naturally generate नहीं होता. And what are the adverse effect of SOx? Acid rain, H2SO4 rain mainly. SO2 also causes leaf injuries. Leaf मतलब plants का जो leaf leaf injuries which is called necrotic leaf blotching. Respiratory tract irritation in living beings also its effect. Limestone is a sink. It is also a harmful effect क्योंकि limestone या marbles बहुत सारी इंपॉर्टेंट से बिल्डिंग जो बना हुआ होता है उनका नुकसान होता है एसिड रेन के वजह से। नेक्स्ट इज NOx नाइट्रोजन का ऑक्साइड। नाइट्रोजन कैन फॉर्म 5 ऑक्साइड्स नेचुरली प्रेजेंट NO2 N2O। तीन ऑक्साइड नेचुरली प्रेजेंट रहता है। 2 ऑफ दीज आर पोल्यूटेंट्स। कौन सा दो? नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज ब्राउन इन कलर। सोर्स क्या है ऑर्गेनिज्म का? माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस इन सॉइल, lightning discharge, etc. Surprisingly, NO is less toxic than NO2. Inhaling NOx causes pulmonary edema and hemorrhage. Also, sunlight अगर रिएक्ट करे NO2 के साथ तो नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन रेडिकल तैयार होता है या फिर इसको बोलते हैं ऑक्सीजन विच रिएक्ट्स विथ and finally constitute photochemical smog. Smog बारे में हम देखेंगे। photochemical smog, लंदन smog, लॉस एंजलिस smog, इसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड और H2S source is volcanic activity, biological decay of protein in stagnant water and swamps, sulfur dye industry and tanning industry. It's fatal for humans. What about hydrocarbons? Gasoline fueled vehicles and industrial emissions account for 1/6% of hydrocarbons in atmosphere. Other gaseous pollutants क्या क्या है? Aldehyde, ketone, CFC. CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये पोल्यूटेंट के तौर पे यूज होता है या रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे यूज होता है। और ये हार्मफुल क्यों है? क्योंकि यहाँ से क्लोरीन या OCl रेडिकल जनरेट होता है, रिएक्ट्स विथ O3 causes O3 layer depletion in stratosphere। और एल्डिहाइड और कीटोन कैसे हार्मफुल है? क्योंकि ये प्रिकर्सर्स है ऑफ परॉक्सी बेंजोइल नाइट्रेट PN। PBN और PAN परॉक्सी बेंजोइल नाइट्रेट और परॉक्सी एसाइल नाइट्रेट ये दोनों फोटोकेमिकल स्मॉग के कंपोनेंट्स है एंड दे आर हार्मफुल टू आवर आईज एंड इरिटेटिंग टू आवर थ्रोट्स। अब पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स क्या है? पार्टिकुलर नहीं है, ये ध्यान से देखिएगा, ये पार्टिकुलेट है। पार्टिकुलेट किसको बोलते हैं? फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर मतलब जो प्रेसिपिटेट नहीं होता, सस्पेंडेड रहता है, उनको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। अब इनका साइज वेरी करता है 0.0002 माइक्रोमीटर से 500 माइक्रोमीटर तक। माइक्रोन या माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। पार्टिकुलेट्स के दो टाइप है, वायबल पार्टिकुलेट्स एंड नॉन वायबल पार्टिकुलेट्स। वायबल पार्टिकुलेट्स क्या है? लिविंग ऑन माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्पर्स्ड इन एयर फॉर एग्जाम्पल फंगाई, बैक्टीरिया, मोल्ड्स एटसेट्रा आर वायबल पार्टिकुलेट्स। नॉन वायबल पार्टिकुलेट्स क्या है? जैसे कि सूट। इनकम्प्लीट combustion of any kind of fuel or fossil fuel generates a blackish color residue which is called soot. Metal particles, metal oxides like Fe3O4, lead salts, these are all non-viable particulates. Lead salts कहाँ पे हमने देखा है? Lead tetraethyl was added to fuel as anti-knocking agent which generate PbCl2, PbBr lead salts and they are non-viable particulates. Then fly ash. Combustion of high ash fossil fuel generates fly ash which is non-viable particulate. Asbestos dust, solid hydrocarbons which emitted from petroleum refineries comprise of
olefins and aromatic compound. Then the most common particulates, dust particulates. और ये harmful क्यों है? Dust normally harmful नहीं होता है, but dust may contain lead, cadmium, mercury, etc. heavy metals and hydrocarbons deposited on them. Then they are harmful to us. Next is acid mist. Mist मतलब small droplets. So tiny droplets of HNO3 or H2SO4, which is obviously the part of acid rain, are considered as acid mist. अब कुछ general facts जैसे asbestos causes asbestosis, dust containing free silica causes silicosis, disease का नाम है asbestosis, silicosis etc. Coal miners suffer from black lung disease and textile workers white lung disease. Beryllium pollution causes berylliosis. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस पैरा से कम एक क्वेश्चन आएगा स्मॉग. Smog is nothing but smoke plus fog. There are two kinds of smog. One is classical smog, another is photochemical smog. Difference क्या है? It is formed due to presence of sulfur dioxide, moisture and particulates in air, whereas photochemical smog is formed as a result of photochemical reaction between नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हो सकते हैं एंड हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जनरली सनलाइट. सो क्लासिकल स्मॉग के लिए सल्फर के ऑक्साइड जरूरत है, फोटोकेमिकल स्मॉग जनरेट होने के लिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड जरूरत है. क्लासिकल स्मॉग में मॉइस्चर और पार्टिकुलेट्स टेक पार्ट करते हैं. फोटोकेमिकल स्मॉग में हाइड्रोकार्बन्स और NOx मिलके पहले फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं. क्लासिकल स्मॉग के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं है. Photochemical smog के लिए sunlight is very important. Classical smog is also called as London smog and photochemical smog is also known as Los Angeles smog. Classical smog form होता है early hours of winter months और photochemical smog form होता है around midday in summer. Classical smog involves smoke and fog. मतलब यहाँ पे स्मोक और एक्चुअल सेंस मिक्स होता है, लेकिन फोटोकेमिकल स्मॉग में सनलाइट के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होके स्मॉग बनता है, सो इट डजंट इन्वॉल्व एक्चुअल स्मोक और फॉग. क्लासिकल स्मॉग इज रिड्यूसिंग इन नेचर एंड फोटोकेमिकल स्मॉग इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर. हमने जो PAN का नाम सुना था, पेरोक्सी एसाइल फ्री रेडिकल्स या पेरोक्सी एसाइल that is formed as a constituent of chemical smog. Peroxyl radicals combine with NO forming PAN. Next topic, ozone layer depletion. Upper stratosphere consists the most of ozone gas. It protects us from UV. कैसे? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे सन से अर्थ में पहुंचने से पहले स्ट्रेटोस्फीयर क्रॉस करता है, वहां पे ये रिएक्शन ऑकर करता है. ओजोन अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में ब्रेक होता है ऑक्सीजन रेडिकल में एंड अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में ये रिवर्स रिएक्शन में ओजोन गैस फॉर्म भी करता है. सो एक केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है. इस इक्विलिब्रियम के वजह से अल्ट्रावायलेट रे हम तक पहुंच नहीं पाता. बट देयर आर सम सब्सटेंसेस व्हिच डिप्लीट्स द ओजोन लेयर. टू मेन सब्सटेंसेस आर CFC which is also called freon. CFC मतलब chlorofluorocarbon और nitric oxide. The depletion of ozone over South Pole refers as ozone. First it was reported in 1880 in Antarctica. Chlorine radical, this is okay. Chlorine radical is the main cause. Methane or nitrogen dioxide act as sink of Cl dot रेडिकल एंड ClO रेडिकल. क्रिएट कैसे हुआ था? ड्यूरिंग 3 months ऑफ विंटर इन एंटार्क्टिका इन साउथ पोल, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड और PSC, एंड इट इज द मेन कॉज ऑफ O3 डिप्लीशन. ओजोन लेयर के डिप्लीशन के वजह से % डिप्लीशन ऑफ O3 concentration leads to 2% increase risk of skin cancer which is known as melanoma. नाउ एसिड रेन, इसके बारे में आप जानते ही होंगे कि NOx और SOx सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड थंडर एंड लाइटनिंग के वक्त H2SO4 HNO3 फॉर्म करता है which causes acid rain.
नॉर्मल रेन का पीएच कितना है ये आ चुका है जीएसआई प्रीलिम्स में 5.6 और एसिड रेन का पीएच होता है 5.6 से लोअर 3.5। एसिड रेन के वजह से ताजमहल वाज वेरी वेरी अफेक्टेड एंड उसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1995 में एक प्लान प्रपोज किया था विच इज कॉल्ड ताज ट्रेपेजियम। नाउ परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके लिए हम थोड़ा स्पेक्ट्रम जान लेते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब कितने तरीके का रेज है पूरे यूनिवर्स में और उस रेज को हम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को याद रखने का आसान तरीका होता है एक नेमोनिक फॉर्म कर लेने का। अब सबका अपना अपना नेमोनिक होता है। फॉर मी इट इज कन्वीनियंट टू रिमेंबर दिस वन, CGX-UV इज मोस्ट रेयर। अब C क्या है? कॉस्मिक रे, G फॉर गामा रे, X फॉर एक्स रे, U फॉर अल्ट्रावायलेट रे, V फॉर विजिबल रे, I इज का I फॉर इंफ्रारेड रे, मोस्ट का M फॉर माइक्रोवेव रे एंड रेयर का R फॉर रेडियो वेव। सो हम जब कॉस्मिक रे से रेडियो वेव की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ लैम्डा इंक्रीज होता है बट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन E इक्वल्स टू एच न्यू वेर न्यू इज C बाई लैम्डा। सो इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। अब ये ज़रूरत क्यों है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, चलिए देखते हैं। नॉर्मली ठंड के जगहों पे ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल्स के लिए हमको हीट कंजर्व करने का ज़रूरत पड़ता है। तो हीट प्रिजर्व करने के लिए ग्लास हाउस तैयार किया जाता है। वहाँ पे ग्लास हाउस में क्या होता है? ग्लास हाउस में जब सन रेज एंटर करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट रहता है क्योंकि सन रेज से मोस्टली यूवी और विजिबल रेज आते हैं। अब यूवी विजिबल रेज के लिए ग्लास का बना हुआ एक रूम आप इमेजिन कर लीजिए, वो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जब एक बार वो सन रेज अंदर आ जाता है और सॉइल, प्लांट्स और जितने भी मटेरियल थिंग्स है वहाँ पे, उसमें कुछ पार्ट कंज्यूम होता है, कुछ पार्ट वापस रिफ्लेक्ट होता है। तो वापस रिफ्लेक्ट जितने पार्ट होते हैं वो IR फॉर्म में बदल जाते हैं, मतलब उनका वेवलेंथ बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल और फिर है इंफ्रारेड और इस तरफ क्या है? वेवलेंथ ग्रेटर है। मतलब जब सनरेज एंटर कर रहा था ग्लास हाउस में तब उसका वेवलेंथ छोटा था, इसीलिए ग्लास हाउस उसके लिए ट्रांसपेरेंट था। लेकिन जब वापस लौट रहा है तब उसका वेवलेंथ बढ़ चुका है बिकॉज नाउ दिस इज इन IR फॉर्म। अब उसके लिए ग्लास का जो दीवार है दैट अपीयर्स ओपेक, सो वो ग्लास हाउस के बाहर नहीं जा पाता है एंड एज ए रिजल्ट अंदर के एनवायरनमेंट को सफिशिएंटली हीट कर देता है विच इज गुड फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। बट इन केस ऑफ अर्थ, आप सपोज कि अर्थ के ऊपर ये जो लेयर है एटमोस्फियर का अप टू 1600 किलोमीटर, जब सनरेज आ रहा है अंदर तब एज वो यूवी विजिबल रे एंटर कर रहा है और अर्थ का जो सरफेस है वो सॉइल से टकराने के बाद जब वो वापस बाहर जाने का कोशिश कर रहा है तब उसका वेवलेंथ ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो अर्थ का एटमोस्फियर का ये जो दीवार है दैट विल अपीयर ओपेक फॉर इट, बट इट इज नेचुरल। लेकिन इस कंडीशन को अननेचुरल या एक्सेसिव हार्मफुल कौन बनाता है? प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड फ्लोरिनेटेड गैसेस, मतलब CFC टाइप ऑफ गैसेस। These gas molecules consumes और absorbs the IR radiation, इंफ्रारेड रेडिएशन को कंज्यूम कर देता है और सिचुएशन को और एडवर्स बनाता है, तो कोई भी हीट बाहर नहीं जा पाता वापस एंड एज ए रिजल्ट अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है विच फाइनली लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे देखिए ओपेक लेयर विथ रेस्पेक्ट टू IR रेडिएशन, कौन सा लेयर है ओपेक? एटमोस्फियरिक लेयर। अब IR रेडिएशन इमिटेड बाय अर्थ सॉइल एंड गेट्स कंज्यूम्ड बाय GH गैसेस, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद है मीथेन एंड देन इज N2O नाइट्रस ऑक्साइड और उसके बाद CFC एटसेट्रा गैसेस। सो फॉर दिस फेनोमेनन टेम्परेचर राइजिंग gradually resulting greenhouse effect and global warming. In the last years, Earth's temperature has increased by 1 degree centigrade. Next topic, water pollution. 75 to 80% of this is water and which is called hydrosphere.
बट एग्जाम में ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाता। एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि ओशन या सी में जितने भी वाटर है वो ये एटमॉस्फेयर का कितने परसेंट है। सो द आंसर विल बी 97%। 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वाटर, वी ऑलरेडी नो। वाटर पोल्यूटेंट्स आर मेनली सीवेज एंड ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट्स। हम मेजर कैसे करते हैं कि वाटर पोल्यूशन कितना है? मेजरिंग पैरामीटर है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, DO। मतलब ये जो ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट्स और अदर माइक्रोब्स है वो जितना ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम होता जाएगा एंड वी विल नो दैट दिस वाटर इज पॉल्यूटेड। बाकी वाटर में क्या क्या पैथोजेंस रहता है? एसेरिकिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस फैसिली etc. bacteria, and they causes diseases such as cholera, typhoid, dysentery etc. अब eutrophication, it's a very important topic. Enrichment of slow moving water bodies जैसे कि lake by plant nutrients leads to high growth of small aquatic plants, which leads to depletion of dissolved oxygen and causes aquatic animals life स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज में, स्लो मूविंग वाटर बॉडीज में अगर प्लांट न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो जाए तो वो स्मॉल एक्वाटिक जो प्लांट्स है और उसके ग्रोथ के लिए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम्ड होगा, जबकि एक्वाटिक एनिमल्स को भी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए उनके लिविंग्स के लिए। सो दिस लीड्स टू अ polluted water body where no aquatic animal can live and that is called eutrophication. Phosphate अच्छा plant nutrient है and which leads to eutrophication. Now thermal pollution. Large amount of water is used for cooling purpose in many industries like thermal industries, nuclear power plants etc. और कूलिंग को बाद जब वो हीटेड वाटर डिस्चार्ज करता है नॉर्मल वाटर बॉडीज में, दैट लीड्स टू थर्मल पोल्यूशन। सम टॉक्सिक एलिमेंट जो कॉमनली फाउंड होता है वाटर में, आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरॉन, कैडमियम, जिंक, कॉपर, फ्लोराइड आयन, लेड, मरकरी। मैंने क्रोमियम को क्यों अलग रखा? क्योंकि ये क्वेश्चन में आ चुका है ऑलरेडी। क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हार्मफुल और कंसिडर्ड एज पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट, soluble fluoride is often added to drinking water। मतलब फ्लोराइड नॉर्मली पोल्यूटेंट नहीं है, इसका थोड़ा सा पोर्शन हमें चाहिए होता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टूथ डिके। कितना पोर्शन चाहिए होता है? कंसेंट्रेशन अप टू अबाउट 1 ppm, बहुत ही नॉर्मल, बहुत कंसेंट्रेशन। बट it is more than 10 ppm then it is considered toxic। कुछ फैक्ट्स, ड्रिंकिंग वाटर का pH कितना है? 5.5 to 9.5 रिकमेंडेड pH है कि इसके अंदर रहना चाहिए। सल्फेट का ड्रिंकिंग वाटर में कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए? अप टू 500 ppm। 500 ppm से ज्यादा हार्मफुल कंसिडर होगा। नाइट्रेट का 50 ppm से ज्यादा लीड्स टू मिथेमोग्लोबिनेमिया which is also known as blue baby syndrome। According to EEC, मतलब European Environmental Commission, these are some metals and their maximum concentration limit। Zinc should not be more than 5 ppm, Fe का लिमिट है 0.2 ppm, मैंगनीज का 0.05 ppm, कॉपर का 3, कैडमियम का 0.05, मतलब कैडमियम बहुत टॉक्सिक है, और एल्यूमिनियम का 0.2 ppm। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पॉल्यूटेड वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ organic and inorganic compounds। BOD is a measure of dissolved oxygen that would be needed to oxidize these compounds। these compounds मतलब जितने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोल्यूटेड वाटर में, उनके ऑक्सीडेशन के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए होता है, दैट इज BOD। और ऑक्सीडेशन कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। BOD is taken as a realistic measure of H2O quality। Clean water would have BOD of less than 5 ppm, whereas polluted river water BOD is up to 17 ppm or more। BOD is measured usually at 20 degree centigrade and it take 5 days। ये इन्फॉर्मेशन याद रखने के लिए ज़रूरत क्यों है? क्योंकि GSI में एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, BOD का लिमिट पूछा था नॉर्मल वाटर में, मतलब क्लीन वाटर में, और वहाँ पे यूनिट में पर 5 डेज, पर डेज, पर 2 डेज ऐसा कुछ दिया हुआ था। तो ये जो 5 डेज है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 20 डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर किया जाता है और मेजर करने में 5 डेज लगता है। लेस देन 5 ppm होना चाहिए
और पॉल्यूटेड वाटर का 5 ppm से ज़्यादा होता है, अप टू 17 ppm तक भी जा सकता है। नाउ व्हाट इज COD और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड? All of the inorganic and organic compounds present in water can't oxidized, ये cannot be होगा, can't be oxidized by microorganisms। मतलब जितने भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट BOD के लिए हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि वो सब ऑक्सीडाइज हो जाए बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी कैपेसिटी होता है, वो सब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। इन दैट केस BOD वुड नॉट बी अ करेक्ट पैरामीटर ऑफ पोल्यूशन। तो इसीलिए टेक्निक है COD। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर सैंपल इज ट्रीटेड विथ नोन क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब इसके जगह दूसरा कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम होते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आफ्टर रिएक्शन द रिमेनिंग K2Cr2O7, रिमेनिंग मतलब जितने भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था, K2Cr2O7 का कुछ पार्ट उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए चला गया, बाकी जितना पार्ट बचा हुआ है दैट इज मेजर्ड बाय बैक टाइट्रेशन बाय मोर सॉल्ट, और इस तरीके से हमें पता चलेगा अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड विच वी विल कॉल COD। नेक्स्ट टॉपिक सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन में क्या है, हम नॉर्मली जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं दैट इज NPK, मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। इनडिस्क्रिमिनेट यूज मतलब ये अगर बहुत ज़्यादा हम यूज करें दैट विल कॉज सॉइल पोल्यूशन। इंसेक्टिसाइड DDT मतलब डाइक्लोरो डाइथाइल टाइक्लोरोइथेन, BHC, एल्ड्रीन, मैलाथियन, फ्लोरिनेटेड CXHY, CXHY क्या है, हाइड्रोकार्बन, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन एटसेट्रा इंसेक्टिसाइड्स यूज करने के लिए भी सॉइल पोल्यूशन होता है। हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स के तौर पे जो सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनेट एटसेट्रा यूज होता है दैट इज ऑल्सो ए रीजन ऑफ सॉइल पोल्यूशन। नाउअडेज इट इज रिप्लेस्ड बाय ट्राइएजिन्स। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के वजह से Thar desert spreads more than 12,000 hectares annually. Industries, fungicides, dumping of waste materials also causes soil pollution. Now green chemistry. Green chemistry क्या है? Pollution Prevention Act 1990 में कंफर्म हुआ था एंड 1992 में ग्रीन केमिस्ट्री ये टर्म साइंटिस्ट्स ने इन्वेंट किया था। ग्रीन केमिस्ट्री में कोशिश यही रहता है कि हम कोई भी काम के लिए ऐसा केमिकल कंपोनेंट यूज करें विच इज वेरी वेरी लेस हार्मफुल एंड इको फ्रेंडली। कुछ एग्जांपल क्या है, सुपर क्रिटिकल CO2 और डेंस फेस CO2। सुपर क्रिटिकल CO2 क्या, जो डेंस कार्बन डाइऑक्साइड है लिक्विड टाइप का, दैट इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल CO2, दैट इज यूज्ड एज ए रिसाइक्लेबल अमेजिंग सॉल्वेंट फॉर मल्टीपर्पज यूज। हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हम सबको पता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज द फ्यूचर ऑफ एनर्जी मार्केट। ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, टेट्राक्लोरोइथेन नॉर्मली यूज किया जाता था, CCl2 CCl, बट इट वॉज हार्मफुल। क्यों? क्योंकि क्लोरिनेटेड कोई भी कंपाउंड हैज ए कैपेसिटी टू जनरेट क्लोरीन रेडिकल एंड दिस इज पोल्यूटेंट एंड ऑल्सो कॉजेज ओजोन लेयर डिप्लीशन। सो नाउअडेज वी यूज लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस डिटर्जेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। ब्लीचिंग एक्शन, हमको पता है कि क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे दैट इज बीइंग चेंज्ड बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो दीज आर ऑल अबाउट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, लेकिन इसके ऊपर हम कुछ MCQ प्रैक्टिस करेंगे तब जाके हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो वी विल डू दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।